हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है ग्लूकोज का फोर्थ लेक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है हावर्थ का प्रोजेक्शन से। अब हमें जो आगे बढ़ना है उसमें पढ़ना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या है केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग को वहीं से स्टार्ट करना है, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो और वन बाय वन शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के वो सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। सो एक बार मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से बनाकर ड्रॉ कर देता हूं, तब तक सभी लोग ज्वाइन कर लो। और बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर देना पहले ही, उसके बाद एक बार ही शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फ्रेंड्स को, ग्रुप में, जहां भी शेयर कर सकते हो। एंड देन कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाया था अल्फा और बीटा फॉर्म, अगर आपको याद होगा। तो एक अल्फा फॉर्म था और दूसरा ग्लूकोज का था बीटा फॉर्म। अगर एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड होता है पहले कार्बन का, तो ये अल्फा फॉर्म होता है, ठीक है। ये अल्फा फॉर्म था हमारा, ऐसा दिखता था। और बाकी जो दूसरा वाला है वो आपको बीटा फॉर्म में जो OH था वो ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का अगर हम नंबरिंग करेंगे तो आपको नंबरिंग मैंने बता रखा था, ये नंबर 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, ये 5 और ये 6। जब फर्स्ट कार्बन का OH डाउनवर्ड होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज, था ना। दिस इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। और बाकी सब कुछ सेम रहे, सिर्फ ये पहले कार्बन का जो OH था उसको ऊपर कर देंगे तो क्या कहलाता था, वो कहलाता था बीटा ग्लूकोज, ठीक है। बाकी को मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पहला वाला पोजीशन बदलूंगा, बाकी जो है सब अपनी जगह रहेंगे। अब हर बार OH लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक में लिखा हुआ है, बाकी में आपको खुद से लिख लेना होगा। दिस इज कॉल्ड बीटा फॉर्म, ठीक है। ये आपका बीटा ग्लूकोज था। तो हमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता हो चुका है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। जैसा कि आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारा जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या था, हेमी एसिडल स्ट्रक्चर था। और कैसे बना था, बाय द कंडेंसेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन विथ एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक CHO ग्रुप था उसके साथ क्या होता है, 5वें कार्बन का OH कंडेंस हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दिए थे, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो हेमी एसिटल ऑलरेडी ये बना हुआ है। अब हमें जो आगे बढ़ना है, आज का जो रिएक्शन है सबसे पहले आपने देखा होगा, हेडिंग में पड़ा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, या कह सकते हो ग्लाइकोसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो यहाँ पे हेडिंग यही डालना है, ग्लाइकोसिडेशन या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडेशन कराएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, 1 by 1। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, बट हो सकता है बीच में सही भी हो जाए, बट थोड़ा इशू है। सो ग्लाइकोसिडेशन में लेट्स सी कैसे कैसे करना है। ग्लाइकोसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, एसिटल फॉर्मेशन बाय ग्लूकोज। जब ग्लूकोज एसिटल फॉर्मेशन करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। सो ग्लाइकोसिडेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे होगा, आइए देखते हैं 1 by 1। सबसे पहले अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर सबसे पहले ग्लूकोज का हमें बनाना है, एंड देन उसी में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब आप सिंपल ऐसे समझ लो, एसिटल फॉर्मेशन बाय ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन या ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। क्या फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन। और मैंने आपको बताया था एसिटल और हेमी एसिटल में क्या डिफरेंस होता है। अगर एल्डिहाइड पे 1 मोल एल्कोहल जुड़ेगा तो हेमी एसिटल, और 2 मोल जुड़ जाएगा तो एसिटल कहलाता है। मैं एक बार फिर से बना कर दिखाता हूं। सपोज करो अपने पास ये एल्डिहाइड या कीटोन का CO ग्रुप है, ठीक। अगर हम यहाँ H लगा देंगे तो एल्डिहाइड होगा और R लगा देंगे तो कीटोन। इस पे हमने अटैक करा एक मीथेनॉल का, 1 मोल मीथेनॉल का। सबसे पहले ध्यान से देखना एसिटल और हेमी एसिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जब इस पे अटैक करेगा बच्चों तो ये हो जाएगा OH, और जब ये OH होगा तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, हमें मिलेगा यहाँ पे OH ग्रुप, ये हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी H है, और इसके बाद जो नीचे आकर जुड़ा वो क्या है, OCH3। 1 मोल अल्कोहल का जुड़ने से जो बना इसका नाम होता है हेमी एसिटल, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड का,
1 मोल के एडिशन से बनाता है हेमी एसीटल। उसके बाद अगर इसमें फिर से 1 मोल और मिथेनॉल अटैक कर देगा, 1 मोल और मिथेनॉल, तो मिथेनॉल को ऐसे लिख लो OCH3, वो क्या करता है यहाँ से इसका वाटर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। अब जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें 2 मोल ऑफ मिथेनॉल जुड़ा होगा, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, एंड दिस एडिशन इज कॉल्ड, इसको जो ये बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसीटल, ठीक है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एसीटल फॉर्मेशन। सो एसीटल में आप देखोगे 2 ईथर बॉन्ड बनेंगे। हेमी एसीटल में एक आपका ये वाला ग्रुप OH ग्रुप था और एक ग्रुप क्या था, ईथर बॉन्ड था, और एसीटल में दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ईथर का बॉन्ड बन जाएगा, दोनों बॉन्ड ईथर फॉर्मेशन कर लेंगे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको यही दिखाई देगा, ठीक है। बीच में वीडियो थोड़ा रुकने का रीजन मैं बताया था ना कि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो कभी कभी ऐसा होगा, बट रेगुलर नहीं होगा, नॉर्मली ये चलेगा। अब इसी को ग्लूकोज में इंट्रोड्यूस करना है। जब ग्लूकोज में यही दूसरा जो बॉन्ड है ना, देखो ग्लूकोज का ये जो बॉन्ड है, ये ध्यान से देखो, पहला वाला, ये जो पहला वाला बॉन्ड है, यहाँ पे एक ईथर बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ तक जरा देखो, जिसको मैं रेड लाइन बना रहा हूँ, ये सफेद वाले को मैंने जो रेड कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन है और ये ईथर बॉन्ड है, और इस कार्बन पे जो ये OH लगा है एल्कोहल है, तो ये हेमी एसिटल ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी हेमी एसिटल बॉन्ड बना रखा है। अगर जो ये OH है, इस OH को हम चेंज करके OCH3 कर दें तो वो हो जाएगा एसिटल, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडेशन। ग्लूकोज में इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन या ग्लाइकोसिडेशन। आइए आपको बना के दिखाते हैं। अगर हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद उसकी सिंथेसिस करेंगे। आप ऐसे देखो, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, जस्ट 1 मिनट, ये है हमारा ग्लूकोज, ठीक। मैं ग्लूकोज का पहले स्ट्रक्चर बना दूं, अल्फा या बीटा आपकी मर्जी, जिस पे ग्लाइकोसिडेशन कराना चाहो तो करा सकते हो। अगर ये O बराबर OCH3 हो गया, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब ये कैसे होगा, इसी का पूरा हमें मैकेनिज्म करना है, पूरा हमें प्रोसेस पढ़ना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कैसे। ध्यान से देखिए, अब इसमें देखो जो अभी तक OH था, नाउ दिस OH also become OCH3 and this linkage is called glycosidic linkage. This is called glycosidic linkage. अब ये कैसे हुआ होगा वो अभी समझने की बात है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक ईथर ऊपर भी है, कार्बन देखो यहाँ, ये कार्बन है, कार्बन से COC कार्बन हो गया, और यहाँ भी COC, तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, डाई ईथर। तो जब भी डाई ईथर बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटल, एंड एसिटल ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमें ये बनाने का मेथड पढ़ना, हाउ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म। मैंने आपको ग्लूकोज का, शायद आपको याद होगा, तो मैंने ग्लूकोज का वो भी बनाया था, किसको किसको याद है, ग्लूकोज का हमने बनाया था मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन साइक्लोहेक्सेन फॉर्म, याद आ रहा है किसी को। साइक्लोहेक्सेन में ग्लूकोज का मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया था चेयर फॉर्म में, ऐसा याद है किसी को, नहीं याद होगा तो देख लो, मैं फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और ये OH हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे H, बाकी सब OH जो होते हैं आपके वो सब इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं, सब इक्विटोरियल पे, कोई भी एक्सियल पे नहीं होता, ऑल OH एट इक्विटोरियल पोजीशन, और ये CH2OH है, बाकी सब H जो होगा स्ट्रेट लाइन पे होता है, यहाँ पे होगा। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। इसी का हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी पे रिएक्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे बना ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। सो लेट्स प्रोसीड 1 बाय 1, केमिकल प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 करने वाले हैं, सिस्टमैटिकली कैसे होगा। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर इज ग्लूकोज, बट एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यही ग्लाइकोसिडेशन है। बात समझ में आया कि नहीं, ग्लाइकोसिडेशन इसी को बोलते हैं। सो लेट्स सी कैसे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हेडिंग डाल लो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
सो इसमें एक लाइन लिखना है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ मिथेनॉल in the presence of H plus catalyst, acid catalyst, acetyl structure is formed that is called glycosidic bond formation and phenomenon is called glycosidation. ध्यान में समझ में आया सभी को? ग्लाइकोसिडेशन क्या है? सो ग्लाइकोसिडेशन इज नथिंग, दिस इज जस्ट एसिटल या कह सकते हो एसिटल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो कैसे बनता है जरा लिखिए, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट with methanol CH3OH in the presence of H plus catalyst, acetals are formed known as glycoside and phenomena is called glycosidation and phenomenon is called glycosidation। बात समझ में आ गया? ग्लाइकोसिडेशन, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडेशन। तो होगा क्या, अपना ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करेगा? ग्लूकोज रिएक्ट विथ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कैटलिस्ट। अब मैं यही रिएक्शन करने जा रहा हूं, ये रिएक्शन कैसे हुआ और क्या क्या बना, इसी को मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। बात समझ में आया सभी को? सभी लोग को वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, और एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग। इतना तो आप लोग कर लोगे ना, पढ़ा मैं दूंगा, बस इतना काम आप लोग कर लिया करो जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है? सो लेट्स सी कैसे बना। आइए देखते हैं ग्लाइकोसिडेशन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना है। आपका ग्लूकोज ये रहा साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में, ये है हमारा ग्लूकोज OH। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूँ, इधर भी होता है, सब लिख सकते हैं, ठीक है? बट लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं इसीलिए बना दिया हूँ ताकि बार बार OH लगाने की जरूरत ना पड़े। CH3OH/H+, ठीक, ये हो जाएगा। इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा, तो जब रिएक्शन कर लेगा तो देखो क्या बनाएगा, तब बनाएगा ये। नाउ वी हैव OCH3, ये बन जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म करना है कैसे बना, बाकी आपको जहां बनाना है बाकी सारे ग्रुप आप लगा लीजिएगा। ऑलरेडी मैं पीछे बना चुका हूं, बस यही वाला स्ट्रक्चर जहां OH लगा है सब OH को वैसे जोड़ देना, यहां हर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है आपका ग्लाइकोसिडेशन। नाउ इसका फिनोमिनन अगर देख ले कैसे होता है तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा ग्लाइकोसिडेशन, इसकी मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता है यहाँ क्वेश्चन, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से देखना जरूरी है। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, प्लीज वीडियो को लाइक करते चलो। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। आप जब एग्जाम में जाना तो सब ब्लैंक मत छोड़ना, आप इसको पूरा बना दीजिएगा। पता चला आप एग्जाम में भी ब्लैंक मार के आए हो तो फिर हवा नहीं लगेगा। लेट्स सी कैसे हुआ होगा। छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल मैकेनिज्म है। इसमें एक टर्म आता है एनोमेरिक इफेक्ट, वो समझाना हमें जरूरी है। ध्यान से देखिए क्या करना है, फोकस करिएगा। ये अपना ग्लूकोज है। सबसे पहले ग्लूकोज का जो OH था वो एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होगा, क्योंकि हमने H+ लिया है ना, तो H+ के साथ जो ग्लूकोज का OH है ये इस पर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा OH2+, और जो OH2+ होता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, लीव कराने के लिए जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का अटैक कराता है, एंड दिस अटैक इज कॉल्ड एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? दिस इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑफ दिस लोन पेयर इज कॉल्ड एनोमेरिक इफेक्ट। ये ऑक्सीजन पुश करता है और आपका जो ये OH है निकल के बाहर हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर जनरेट होगा, दैट इज लुक लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा, एक H। नाउ जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, अब उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। दिस यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसको बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है?
सो ग्लाइकोसिडेशन में क्या काम किया, एनोमेरिक इफेक्ट। अब जैसे एनोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा, आपके पास क्या है, मीथेनॉल। मीथेनॉल में क्या है, लोन पेयर। सो नाउ दिस मीथेनॉल का जो लोन पेयर है ये वाला, ये लोन पेयर अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे। और जो ये बॉन्ड था ये टूट के ऑक्सीजन को वापस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको वापस देगा बच्चों, तो क्या होगा, फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जो ऑक्सीजन का भी लॉस हुआ था लोन पेयर, वो फिर से रीगेन हो जाएगा। और रीगेन होगा तो ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा OCH3 और एक H यहाँ रहेगा क्योंकि इसका लोन पेयर गया है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया। इसके बाद आपने शुरू में किसी से H+ लिया था, देखो यहाँ पे किसी का H+ लिए थे, तो अब समय आ गया है उसका H+ वापस कर दो। तो यहाँ से क्या होगा, -H+ बाहर, और आपका जो बॉन्ड बना वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ OCH3 यहाँ रह गया, ये H यहाँ, ग्लाइकोसाइड बन गया। ध्यान से देख लो, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है सभी को? अच्छे से देख लो इस मैकेनिज्म को, मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होगा, दोनों तरीके से बन सकता है। अगर नीचे से अटैक करेगा यहाँ से तो अल्फा बनेगा, और अगर यही ऊपर से अटैक किया होता यहाँ से तो क्या बनता, बीटा ग्लूकोज। तो बीटा बने ग्लाइकोसाइड या अल्फा, वो डिपेंड करेगा कहाँ से अटैक किया है। दोनों पॉसिबिलिटी है, मैंने एक बनाया। सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि ग्लाइकोसाइड कैसे बनता है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि व्हाट इज ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है और कैसे बनता है। देख लो अच्छे से, सबको पता चल गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट सबसे डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। बताइए आपको समझ में आया सभी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है। अल्फा बीटा दोनों बन सकता है, बीटा इज मोर स्टेबल जैसा कि पहले से पता है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको देखना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बना। तो ये क्या सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑन हाउ दिस इज फॉर्म। कोई नाम बता दो, नाम पूछ रहा है बालक एक। ये हमारा था ईपीमराइजेशन, ठीक है। ये आपका क्या है, अल्फा ग्लाइकोसाइड, दिस इज कॉल्ड अल्फा ग्लाइकोसाइड। और अगर यही वाला हम ऊपर बना दिए होते OH नीचे की जगह, ये पाथ दूसरा इस वाले पाथ से लेके आए होते, तो इस पाथ से क्या बना होता बच्चों, इस पाथ से हमारा बना होता ये, इसका ग्लाइकोसाइड होता ये OCH3 ऊपर होता और H नीचे, दिस इज कॉल्ड बीटा ग्लाइकोसाइड, बीटा ग्लाइकोसाइड। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबको क्लियर हो गया ना अच्छे से? अब आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ग्लाइकोसाइड के बाद, जो ग्लाइकोसाइड के बाद जो अगला हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ईपीमेराइजेशन। ठीक है, आज हमें तीन चीजें पढ़नी है, ग्लाइकोसिडेशन, ईपीमेराइजेशन, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास ईपीमेराइजेशन के बाद जो तीसरा है वो ओसाजोन फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट चलो शुरू करता है ईपीमेराइजेशन। व्हाट इज ईपीमर, पहले आप लोग बताओ व्हाट इज ईपीमर। ईपीमेराइजेशन करेंगे बट उसके पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज ईपीमर्स। ईपीमर अगर आपको पता होगा तो आप ईपीमेराइजेशन कर ले जाओगे। तो किसी को पता है ईपीमर क्या होते हैं, व्हाट आर द ईपीमर्स, कोई बताए? मैं समझ गया अरबाज, ठीक है, कोई बताए व्हाट इज ईपीमर्स? किसी को पता है? ईपीमर पढ़ा होगा ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री में ईपीमर आपको पढ़ाया जाता है। सो ईपीमर किसे बोलते हैं? अगर आप ईपीमर बता ले जाओगे तो ईपीमराइजेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ व्हाट इज ईपीमर्स, किसी को पता है कुछ भी? देखो ईपीमर क्या होते हैं, एक सिंपल लाइन से पहले मैं आपको बता दूं।
ईपीमर का डिफिनेशन होता है, ईपीमर कहते हैं व्हेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट एनी कार्बन एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1. So when change of configuration occur, when change in configuration occur at any position except carbon 1, except कार्बन 1 को छोड़ के किसी भी कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होगा एक्सेप्ट कार्बन 1, देन ईपीमर्स आर फॉर्म, बात समझ गए? उस केस में ईपीमर बनते हैं, और ईपीमर जो होते हैं डायास्टीरियोमर होते हैं, ईपीमर्स आर डायास्टीरियोमर्स. What are epimers? Epimers are diastereomers. क्लियर है? epimers are diastereomer. इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी. अब इसके बाद करना है कि कैसे इपीमराइजेशन होता है. ठीक है, इपीमराइजेशन कैसे होता है? तो जब या ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो या मैनोज हो, तीनों की बात सुनिएगा. अगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज को स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में रखा जाता है, तो तीनों ग्लूकोज होगा तब भी मैनोज और फ्रक्टोज का इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा, फ्रक्टोज होगा तब भी ग्लूकोज और मैनोज बनेगा, मैनोज होगा तब भी ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा. बात समझ में आया? व्हेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज प्लेस्ड इन एल्कलाइन मीडियम, they form equimolar mixture of glucose, fructose and मैनोज इन द सॉल्यूशन, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इपीमराइजेशन. क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो आपस में क्या है? एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो ग्लूकोज और मैनोज हैं और मैनोज, ये दोनों आपस में ईपीमर हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? C2 ईपीमर. ठीक है, C2 ईपीमर. और जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये आपस में C4 ईपीमर हैं. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में क्या है? C4 ईपीमर. ये आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ाया था. दीज आर कॉल्ड C4 ईपीमर. याद आ रहा है? C4 ईपीमर और C2 ईपीमर किसे कहते थे? ये सब आपके कॉपी में था, भले ना याद रहा हो. याद है किसी को कि चला गया सब? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा सभी को? क्लियर तो लिख रहा हूं. अब इससे क्लियर क्या लिखा जाएगा? इससे भी क्लियर लिखने की सोच रहे हो? किससे भी ज्यादा क्लियर लिखा जाए? अब ध्यान से सुनिए क्या करना है. ठीक है, अब हमें कैसे करना है, वन बाय वन. ईपीमराइजेशन होता कैसे है? एल्कलाइन मीडियम में हम क्या करते हैं, कैसे होता है? तो इसका मैकेनिज्म करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ईपीमराइजेशन. ठीक है, सो चलिए, ये ईपीमर मैंने बताया. अब हम लोग करेंगे ईपीमराइजेशन. ये है आपका हेडिंग, ईपीमराइजेशन. यही मेन है कि व्हाट इज ईपीमराइजेशन. ईपीमराइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, सो इसमें लिखना क्या है? व्हेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, तीनों में से कोई भी, और मैनोज रिएक्ट इन एल्कलाइन मीडियम या रिएक्ट विथ एल्कली और एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम को बोलते हैं. ठीक है ना, बेसिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम. they form equimolar mixture of glucose,
ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, ये तीनों का इक्विमोलर मिक्सचर बनाता है और इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ईपीमेराइजेशन। यही फिनोमिना क्या कहलाता है? ईपीमेराइजेशन कहलाता है। ठीक है, यही फिनोमिना कहलाता है ईपीमर फॉर्मेशन। ठीक, देखो क्या होगा, चाहे आप ग्लूकोज लो, चाहे आप शुरू करो ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज लो, या आप मैनोज लो, या तो आप फ्रक्टोज लो, या तो फ्रक्टोज लो, तीनों में से कोई भी आप चूज कर लो। ठीक है, सब बनेंगे, ऐसा नहीं होगा कोई एक बनेगा, चाहे जिससे चालू करो बनेंगे सब। दिस इज कॉल्ड इक्विमोलर मिक्सचर, तीनों बनेंगे। ठीक है, बस मीडियम क्या होना चाहिए? एल्कलाइन। मीडियम क्या होना चाहिए? एल्कलाइन। मीडियम क्या होना चाहिए? एल्कलाइन। तो बेसिक मीडियम में ग्लूकोज से मैनोज भी बनेगा, मैनोज से फ्रक्टोज भी बनेगा, फ्रक्टोज से ग्लूकोज भी। तो कोई एक लोगे और बेसिक मीडियम डालोगे, तीनों बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ईपीमराइजेशन। इसका मैकेनिज्म करना है। अब देखो, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा या आया होगा या आएगा कि सर ग्लूकोज तो हमें पता था, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने से वो रिड्यूसिंग शुगर था। ये बात समझ में आता है, ग्लूकोज के लिए तो सही है, बट सर फ्रक्टोज में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देते। बट आपने लिखवाया था कि रिड्यूसिंग शुगर में फ्रक्टोज भी था। फ्रक्टोज सर रिड्यूसिंग शुगर क्यों था, जबकि फ्रक्टोज में तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है? ये अगर सवाल आपके दिमाग में आया था तो ठीक है, नहीं आया था तो आना चाहिए था। देखो, फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है और कीटोन टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ये सच्चाई है। बट फ्रक्टोज क्यों हो गया रिड्यूसिंग? उसे तो टॉलेंस फेलिंग टेस्ट नहीं देना था, बट वो देता है। अब क्यों देता है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है। इसी एक्सप्लेनेशन से आता है कि फ्रक्टोज क्यों रिड्यूसिंग शुगर था। वाई फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर इवन दैट इज अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप? तो रीजन क्या बताओगे? ड्यू टू ईपीमराइजेशन। ईपीमराइजेशन क्यों हुआ? ईपीमराइजेशन होगा तो फ्रक्टोज अपने आप मैनोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज और मैनोज बनेंगे तो एल्डिहाइड आ जाएगा, टेस्ट तो मिलेगा। तो सवाल आता है, ऐसा क्या हुआ फ्रक्टोज में, किस वजह से टॉलेंस और फेलिंग डालने पे ऐसा क्या हुआ कि ग्लूकोज मैनोज में ईपीमराइज हो गया? तो आपको याद होगा कि टॉलेंस टेस्ट और जो फेलिंग टेस्ट है, उन दोनों में एल्कलाइन मीडियम होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड होता है, सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट होता है फेलिंग में, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है टॉलेंस में। दोनों में बेस पहले से ही था कि नहीं था? तो अगर ऑलरेडी बेस प्रेजेंट है तो बेस के मीडियम, बेसिक मीडियम में ही तो ये कांड हो रहा है, बेसिक मीडियम में ही तो तीनों में ईपीमराइजेशन हो रहा है। तो बताओ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप लोग बताइए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। इसीलिए फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी क्या किया? फ्रक्टोज कीटोन होते हुए भी इसने क्या बना दिया? इट फॉर्म ग्लूकोज मैनोज विच आर एबल टू गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, दैट इज वाई फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। बोलो, समझ आया सभी को? इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? अब इसका मैकेनिज्म करेंगे। अप टू दिस क्लियर है सबको? जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को समझ आया कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरा आ जाइए, 1 मिनट आपसे डिस्कशन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सबको क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जो मैंने अभी आपको समझाया, वाई फ्रक्टोज गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट इवन इट हैज अ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप? रीजन क्या पता चला? वाई दिस कोलाबेरी? ड्यू टू ईपीमराइजेशन। ईपीमराइजेशन की वजह से, ईपीमराइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। अब आइए करते हैं मैकेनिज्म, कैसे ईपीमराइज हुआ। ठीक है, कैसे ईपीमराइजेशन हुआ, आइए उसका करते हैं मैकेनिज्म। ठीक, सबसे पहले शुरू करेंगे ग्लूकोज से। आप सबको पता है ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ईपीमराइजेशन का मैकेनिज्म कर रहे हैं बच्चों, मैं हेडिंग डाल देता हूं, मैकेनिज्म ऑफ ईपीमराइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ ईपीमराइजेशन।
ग्लाइकोसिडेशन, ईपीमराइजेशन और ओसाजोन फॉर्मेशन, ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ओसाजोन होगा। मैं अभी से बता दूं, ओसाजोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब भी हैं बट ओसाजोन सबसे खास होगा, उस पर भी आएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब देखो, ग्लूकोज में पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, दिस इज H, और यहाँ पे एक है आपका OH और यहाँ पे है H। बाकी नीचे वाले ग्रुप को एज सच लिख देता हूँ, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं होता है, नीचे वाले अपना एज सच रहते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी फर्क आएगा यहीं पे आएगा। ठीक है, ये है अपना ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज आपने देखा होगा, जो हमारा डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का पहले कार्बन का जो OH होता है वो कहाँ पे होता है? दैट इज प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड। और मैनोज में पहला ग्रुप का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाकी तीसरा से सब में सेम होता है, तीसरे के बाद नीचे वाला सब में सेम होता है, चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या हो मैनोज, उन सब में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे? पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में, पहले मैंने दूसरे वाले में। अब यहाँ पे अगर बेस डालोगे, ठीक है, तो बेस क्या करता है? बेस जाएगा, अटैक करेगा और इस वाले H को निकाल के यहाँ पे बना देगा कार्बन आयन। तो पहला क्या हुआ हमारा? पहले स्टेप में वी गेट ए कार्बन आयन, हमारे पास क्या जनरेट हुआ? एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड कार्बन आयन, और बाकी नीचे सब एज सच रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बन जाएगा। और अब देखो ये क्या करेगा? ये करेगा रेजोनेंस, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा O-, और क्योंकि पानी निकला था यहाँ से -H2O, तो पानी में से क्या होगा? ये HOH प्रेजेंट है, जो माइनस बनेगा वो H+ आयन ले लेगा और H+ आयन लेके कन्वर्ट होगा इसमें, डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, COH, और इधर है आपका CHOH का होल थ्राइस, एंड दिस इज CH2OH। ये हमारा बना। ठीक है, ये हमारा क्या बना? एक इंटरमीडिएट स्पीसीज। देखो सभी को दिखाई दे रहा है, ये पहला हमारा क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगा, और इस इंटरमीडिएट स्पीसीज का नाम है इन डायोल, दिस इज कॉल्ड इन डायोल। ध्यान से देख लो, इन डायोल बना है, दिस इज कॉल्ड इन डायोल। इतने फंक्शन ग्रुप को ध्यान से देखो, इतने को, डबल बॉन्ड पे डायोल भी और इन भी है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? इन डायोल, दिस इज फॉर्म इन डायोल। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो अभी अभी बना है, इसको डब्बा में पैक करके रख लिया जाए। ठीक है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड इन डब्बा। बस एक सेकेंड, डब्बा में रखने से पहले कुछ करना था मुझे, इसको यहाँ पे डब्बे में रख लो। ठीक है, नाउ इस डब्बे का नाम क्या था? इन डायोल। ये हमारा बन गया इन डायोल, यही इंटरमीडिएट स्पीसीज है। अब इसी इन डायोल से तीनों बनेंगे, ग्लूकोज भी बनेगा, मैनोज भी बनेगा और फ्रक्टोज भी बनेगा, 1 by 1। वही मैं आपको बना के अब दिखाने जा रहा हूँ, कैसे ये रीअरेंज करता है और कैसे इसके रीअरेंजमेंट से हमें बाकी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, 1 by 1 देखते हैं। दिस इज इन डायोल। पहले इन डायोल सब लोग बना ले जाओगे, इन डायोल तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन डायोल में करेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट। ठीक है, इन डायोल का करेंगे रीअरेंजमेंट, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चल रहा हूँ। ये जो इन डायोल बना है इसको अगले पेज पे फिर से बना के वहाँ रीअरेंजमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये रीअरेंज हुआ और कैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो इतना सब लोग बना ले जाओगे ना, इन डायोल तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इन डायोल को आगे पढ़ाना है। ठीक है, आप उसी में बढ़ाइएगा, मेरे पास थोड़ा पेज छोटा होता है यहाँ पे, इसलिए मैं इधर लेके आ गया हूँ। अब जो हमारा इन डायोल बना उसका रीअरेंजमेंट करेंगे।
ये OH, ये डबल बॉन्ड है, ये O है और यहाँ पे क्या है H। ध्यान से देखो, बाकी नीचे जो था CH-OH है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हमारा थ्राइस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ये हमारा क्या था, इन डायोल है, जो मैंने पीछे अभी बनाया था वही है। ध्यान से देखो, इसको बीच में रखता हूँ मैं, इसको बीच में रखता हूँ। अब देखो इसमें मैं क्या कराऊंगा, टाटोमेरिज्म का नाम सबने सुना होगा। टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म में क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसका बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ का जो H+ है, ध्यान से देखना, ये वाला, दिस H+ मूव फ्रॉम हेयर टू, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा उसी के खोपड़ी पे आके बैठ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो अब जो बनने वाला उसका नाम आपको पता चल चुका होगा, ये HCOH, यहाँ पे एक और H आ जाएगा, वो H कहाँ से आया है, यहाँ वाला, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, नीचे CHOH का होल थ्राइस, एंड दिस इज CH2OH। देखो यही फ्रक्टोज है, दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज। क्लियर दिखाई दे रहा है फ्रक्टोज। हम ऊपर वाले को CH2OH लिख सकते हैं ना, जो ये बना है वो CH2OH ही तो है ना। यहाँ पे जो जाएगा ये वाला H यहाँ से भाग के यहाँ आ गया, तो जो बॉन्ड निगेटिव हुआ था, नेगेटिव के H+ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा। अब हम इसी को CH2OH लिख दे तो क्या दिक्कत है, हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ना लिख के इसको CH2OH लिख दिया। अब बताओ फ्रक्टोज बना। ये क्या था, ये था इन डायोल। इन डायोल हमारा रीअरेंजमेंट कर रहा है। और इन डायोल बना कैसे, इन डायोल वाज फॉर्म बाय रीअरेंजमेंट ऑफ बेसिक मीडियम में, रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो इपीमराइज हो रहा है। अब ये बन गया। दूसरा अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है बनाना, दूसरा हमारा बचा हुआ है मैनोज बनाना। ये बन गया, ये बन गया। अब देखो मैनोज कैसे बनेगा, अगर भाई ये वाला लोन पर टाटोमराइज हो सकता है तो ये भी तो टाटोमराइज हो सकता है। इस वाले H को ऐसे लिख दें OH। तो इस बार मैं पेन का कलर बदल दे रहा हूं ब्लू वाले से, ये यहां से यहां, सॉरी, ये वाला यहां से यहां जाता है ना, तो ये बॉन्ड यहां से यहां आता कि नहीं आता। तो जब यहां से यहां आता तो C डबल बॉन्ड ऊपर हो जाता और एक H इस वाले कार्बन पर आ जाता, जो ब्लू कलर का दिख रहा है एरो। तो जब इस पे आता तो क्या बनता, जरा बताइए आप लोग, ये बनता C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आता HOH और नीचे क्या था CHOH का पूरा कॉमन है, होल थ्राइस CH2OH। ये क्या है आपका पता चल गया, दिस इज ग्लूकोज। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। जहाँ शुरू के थे वो बन गया, ये क्या बन गया था, फ्रक्टोज। अब जरा ध्यान से देखो, अभी एक चीज नहीं बना है, वो क्या है, मैनोज। मैनोज भी बनाते हैं। अब जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा, ध्यान से देखना, जब ये वाला कन्वर्जन हो रहा होगा तो जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, तो आप लोग अच्छे से पता है दैट बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड में जब कन्वर्ट होगा तो कॉन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो बॉन्ड रोटेट हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, EZ दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना, जो इन डायोल है, दोनों H सेम साइड, दोनों H अपोजिट साइड भी एग्जिस्ट कर सकता है। जब अपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा तो ट्रांसफॉर्म होगा, जब सेम साइड होगा तो सिस। अभी मैंने सिस फॉर्म दिखाया है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो रोटेशन उल्टा हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल। एक सीधा हुआ तो ये बन गया, और अगर उल्टा हुआ होता तो सेम प्रोडक्ट क्या बनता, ये बनता C डबल बॉन्ड O, बट नीचे का जो कार्बन था वो क्या हो जाता, रोटेट हो जाता, और रोटेट होता तो ये OH इधर आ जाता, और जब OH इधर आएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनोज। ये हमारा जो बनेगा वो मैनोज, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैनोज। यही है हमारा मैनोज। तो ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ग्लूकोज में दूसरे कार्बन का OH राइट हैंड साइड होता है और मैनोज में दूसरे कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। इसलिए इन दोनों को मैंने अभी नाम लिखा था, दीज टू आर C2 ईपीमर। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, C2 ईपीमर होते हैं, C2 ईपीमर। सो इन डायोल रीअरेंज इनटू 3 प्रोडक्ट्स, तीनों ग्लूकोज भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, फ्रक्टोज भी और मैनोज भी। ये सब आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं। बस मीडियम कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन। अगर मीडियम एल्कलाइन हुआ तो तुरंत प्रोडक्ट बनेगा।
हेलो एवरीबॉडी, सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं, मैं देख नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं थोड़ा उधर बिजी था ना, उसको पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बोलो सभी लोग, समझ में आया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो। जो चीज़ें आपको ना समझ में आई उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, ये था पहला हमारा 2 रिएक्शन। ठीक है, 2 रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब किसी को कोई डिस्कशन करना है तो कर सकता है। देखो वैसे ग्लूकोज में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, आप बनाने चलोगे तो बनाते रह जाओगे, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत सारे हैं, 1-2 की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम इसके 50 रिएक्शन है ग्लूकोज के। हम सिर्फ उन रिएक्शन की बात करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब की बात करेंगे। बट सारी बात नहीं करेंगे, आप बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो आप किताब पढ़ो, वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि अपने पास टाइम का भी बाउंडेशन होता है। इतना सबको आ गया? चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जिसको कोई परेशानी हो। समझ आ गया तो सब लोग हैंड रेज कर लो। समझने के लिए एक सिंबल तो भेज ही सकते हो ना, ये वाला देखो, ये वाला जो मैंने अभी भेजा, इस टाइप का सिंबल भेजा करो अगर आपको समझ में आ जाए तो। दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हमारे पास क्या बचा है? ओसा जोन फॉर्मेशन। देखो अभी मैं आपको बता दूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। ओसा जोन फॉर्मेशन जो पढ़ाने वाला हूं ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, और ये प्रैक्टिकल में आता है। आपको प्रैक्टिकल जो होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा, ओसा जोन कैसे बनता है। तो जब मैं ओसा जोन फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो 2 पर्पज से पढ़ना। एक तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला चीज़। दूसरा प्रैक्टिकल में भी यही होता है। ओसा जोन एस्पिरिन ये आपको बनाने को मिलता है प्रैक्टिकल में, 4 है, 2 दिया जाता है। तो ओसा जोन तो सब में रहेगा, मान के चलो कि 50% में तो ओसा जोन रहेगा ही रहेगा। सो जब वाइवा के लिए जाओगे तो आपसे ओसा जोन से खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जब ओसा जोन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, पढ़ना होगा, तो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वाइवा जब होगा तो सब ओसा जोन के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। तो मैं भी वही पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग इस लेक्चर को, आज इस लेक्चर में नहीं करता, ओसा जोन को अलग से पढ़ाता हूँ, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल एग्जाम। तो इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको अलग से पढ़ा दूंगा। अभी मेरे को सब लोगों को जानना है कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। 4 लेक्चर हो चुका है, बस इसके 2-3 लेक्चर और होंगे, फिर पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड, फिर ये ग्लूकोज खत्म करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, और वो उसके बाद सॉलिड स्टेट भी आपको पढ़ाना है ना। सोच रहा हूँ टाइम निकाल कर सॉलिड स्टेट का लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ, ताकि वो लोग आप लोग बैक साइड से देखते रहो, क्योंकि उसके लिए समय लाइव पढ़ाने का थोड़ा कम है। ठीक है, इतना यहाँ तक आज की सभा यहीं तक करी जाए कि और पढ़ना है अभी? बाकी कोई बोलता ही नहीं, देख रहे हो, इतने इतने सब बेवकूफ़ हैं, जैसे केवल एक बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, तो आज यहीं रोकेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे ओसा जोन फॉर्मेशन। ठीक है, इसको सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगले वीक तक मैं इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर चुका हूँगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। तो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगली सभा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग पीछे का पूरा पढ़ते रहो, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक कंप्लीट अच्छे से फिनिश कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले से आएंगे। यूनिट 1, 2, 3 से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। शुरुआती के 4 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेजर क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से आ जाते हैं, बाकी सबसे माइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब पढ़ रहे होगे तो ध्यान रखिएगा कि मेन क्वेश्चन आपको ग्लूकोज से ही आएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन जो उसमें 2 ग्लूकोज का आपको मिलना ही मिलना है, ये एकदम तय है। सो चलो फिर पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को बच्चों लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।